आप लेंज का नियम पढ़ लेते हैं, आज आप फैराडे का नियम पढ़ लो, ठीक है। तो आप हेडिंग बनाओगे नहीं, आपको बात करने के लिए नहीं कहा गया, आपको हेडिंग बनाने के लिए कहा गया। फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन संबंधी फैराडे के नियम, ठीक है, ये आपको पढ़ने हैं। अब याद करो, आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे किरचॉफ के नियम, पढ़े थे। किरचॉफ के 2 नियम थे और दोनों बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो ऐसे ही इसमें आप फैराडे के नियम पढ़ोगे और फैराडे के 2 नियम रहेंगे और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, तो इसको इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान देना आप बेटा, पहला नियम, बस आपको समझा रहा हूँ, है ना। ये सारी चीज लिखा हुआ है, फर्स्ट बैच को पढ़ा दूंगा, अभी दिखा दूंगा, आप केवल समझ लो पहले। प्रथम नियम क्या था फैराडे का, ध्यान देना। प्रथम नियम आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इवेंट, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना आपने पढ़ा है, वही इनका प्रथम नियम था। आप ये समझिएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जितने भी प्रयोग हुए, उसमें से जो कंक्लूजन निकला, बात समझ में आ रही है, उसी को नियम के रूप में प्रतिपादित कर दिया गया। तो जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रयोग हुए, तो उसमें सबसे पहला कंक्लूजन क्या था कि अगर किसी बद्ध, ध्यान से सुनो, ये सब मत करो, है ना, चलो हाँ ठीक है, कोई भी कर रहा हो ध्यान से समझना। यदि किसी परिपथ से बद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाएगा, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। यही तो बताया गया आपको, प्रयोग किया गया और उसमें देखा गया, पहला कंक्लूजन क्या था कि किसी परिपथ से बद्ध फ्लक्स के मान में यदि परिवर्तन होता है, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी तक उत्पन्न रहेगा या तभी तक उसमें प्रेरित रहेगा जब तक कि उस परिपथ से बद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। ये बात समझ में आ रही? जब तक परिवर्तन होगा तभी तक उत्पन्न रहेगा। क्लियर है बात? अच्छा, अगर परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा भी, तो प्रथम नियम आपका यही था बेटा। देखो ये तो लिखा हुआ है, फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम। प्रथम नियम में क्या था बेटा, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल परिपथ में तभी तक प्रेरित रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और ये सब आप पहले पढ़ चुके हो। बात समझ में आ रही? तो याद रखना, अगर आपसे कोई पूछता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे की, अच्छा ये बोलना जरूरी है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अपघटन संबंधी भी नियम दिया है फैराडे ने, तो आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम बोलने। क्लियर है? और प्रथम नियम में क्या रहेगा, जो आपको पढ़ाया गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, वही तो कंक्लूजन था, ये हो गया। कोई डाउट किसी बच्चे को? तो द्वितीय नियम देखना बेटा, सेकंड लॉ। बेटा सेकंड नियम को ही न्यूमैन लॉ बोलते हैं। ये भी याद रखिए। बात समझ में आ रही है? अच्छा, द्वितीय नियम था क्या? तो आप बताओगे कि जो प्रथम नियम में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता था, ध्यान देना बेटा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता था, उसके परिमाण के बारे में। और उन्होंने क्या कहा किसी परिपथ से बद्ध फ्लक्स के मान में जब परिवर्तन होता है, बात समझ में आ रही है, तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग किससे लिखेंगे बेटा, ई से। ठीक है? और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण होता है, उस परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में समय के साथ परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये डेल्टा 5e अपान डेल्टा टी के बराबर, यानी ई का जो परिमाण होगा उस परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 5e
में समय के साथ परिवर्तन, हम लोग किसके साथ देख रहे हैं परिवर्तन? समय के साथ परिवर्तन की दर। तो डेल्टा फाई भी क्या हो गया? परिवर्तन। कितने समय में? डेल्टा टी समय में। ये हो गया फ्लक्स में परिवर्तन की दर, और इसी के क्या होगा बेटा? ये बराबर। लेकिन इसके जो डायरेक्शन होती है बेटा, वो सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण ये उत्पन्न हो। तो किसके कारण उत्पन्न हो रही है? फ्लक्स में परिवर्तन की दर, इसी के कारण तो उत्पन्न हो रही है डेल्टा फाई भी, तो इसी का विरोध करेगी। इसलिए यहाँ पर हम लोग एक साइन लगा देते हैं माइनस का। बात समझ में आ रही है? तो माइनस का चिन्ह केवल इतना प्रदर्शित करेगा कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई है, बात समझ में आ रही है, वो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। कोई डाउट किसी बच्चे को? तो समझ में आया ना? तो बस केवल इतना सा इस नियम में बताया गया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण होगा वो चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन की दर के बराबर होगा। और माइनस का चिन्ह क्या बताएगा बेटा? कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं है ना? ओके। अच्छा, इसी को अगर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर डेल्टा टी क्या हो बेटा? टेंस टू जीरो। बात समझ में आ रही? जीरो की ओर क्या हो? अग्रसर। तो हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव ई अपॉन डी। बताओ इतनी बात समझ में आ रही? मैथ वालों को तो समझ में आ रही होगी, बायोलॉजी वाले समझ ले बेटा। अच्छा देखो, डेल्टा फाइव ई होगा क्या? डेल्टा फाइव ई है क्या बेटा? फ्लक्स में परिवर्तन ही तो है। बात समझ में आ रही है? अगर हम माने कि जब T1 समय था तब देखा गया फ्लक्स कितना था? 5, और जब T2 समय था तब फ्लक्स कितना था? 5। तो फ्लक्स में परिवर्तन कैसे निकालोगे? 5 टू माइनस 5, यही तो। अच्छा, और डेल्टा टी समय अंतराल, कितने समय में ये सब हुआ? कितने समय में 5 से 5 हो गया फ्लक्स? तो आप बताओगे T2 माइनस T1। जैसे अगर T2 का मान मान लिया जाए 15 सेकेंड और T1 का मान मान लिया जाए 10 सेकेंड, तो आप बताओ बेटा समय अंतराल कितने समय में फ्लक्स का मान 5 से 5 हो गया? 5 सेकेंड। कैसे पता चला? T2 माइनस T1। तो समय अंतराल आप निकालोगे T2 माइनस। अब अगर यही समय अंतराल बेटा कुछ इस तरीके से होता, यहाँ पर देखो 10.00000001 सेकेंड, पता नहीं कितना जीरो के बाद 1। बात समझ में आ रही? अब आपसे कहा जाए निकालिए जरा T2 माइनस T1, तो कहोगे इनका जो अंतर होगा वो 0.0000, पता नहीं कितना होगा, परिमित नहीं है, हम लोग माप नहीं सकते, अनंत सूक्ष्म है। समय अंतराल जो है बेटा बहुत छोटा है। और जब ऐसा है तो इसके अंतराल को, यानी समय अंतराल को हम लोग डेल्टा टी ना लिख करके डी टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? बस। अच्छा एक चीज बताओ, जब समय अंतराल बहुत कम होगा तो फ्लक्स में परिवर्तन कैसे बहुत ज्यादा हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? वो भी बहुत कम होगा, इसलिए इसको हम इसके अंतर को हम लोग क्या लिख देंगे? D5। अब बताओ भाई बायोलॉजी वाले, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बाकी आप लोग तो लिमिट से करते हो उसको, है ना? मतलब यही होता है। क्लियर है? ओके। तो इसलिए आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस D5 अपॉन डी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है ना? अब समझने वाली बात एक चीज और है इसमें कि यदि मान लो आप जिस परिपथ की बात कर रहे हो और जिस परिपथ से बद्ध फ्लक्स की बात कर रहे हो उस परिपथ में कुंडली लगी थी, कुंडली से बद्ध फ्लक्स। बात समझ में आ रही? और प्रत्येक अब कुंडली में फेरे होंगे ना, तो प्रत्येक फेरे से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा 5 है। बात समझ आ रही? प्रत्येक फेरे से बद्ध फ्लक्स का मान कितना है? 5। और फेरों की संख्या उसमें कितनी है? समझ में तो आ रहा है? तो n इंटू 5 को हम लोग बोलते हैं बेटा कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। क्या बोलते हैं इसको? ग्रंथिकाओं की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज इन कॉइल। बात समझ में आ रही है? कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, ये इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आगे हम आपको पढ़ाएंगे सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण आप पढ़ोगे तो उसकी परिभाषा में इस शब्द का यूज हो सकता है।
तो फिर मुझे वहां कम समझाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? फ्लक्स ग्रंथिकाएं क्या होती है? अगर एक एक फ्लक्स से बद्ध, एक एक फेरों से बद्ध फ्लक्स का मान कितना है 5, तो 2 फेरे से बद्ध फ्लक्स का मान कितना होगा 2,5, 3 फेरे से 4 फेरे से, और n5 से n फेरे से n5, और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की। अगर कुंडली में n फेरे हैं, बात समझ में आ रही है, तो एक फेरे में उत्पन्न विद्युत वाहक बल इतना था, 2 फेरे में 2 गुणा इतना, 3 फेरे में 4 फेरे में, तो n फेरे में तो n डेल्टा 5V अपॉन डेल्टा। बताओ बेटा कोई डाउट? ऐसा अगर एक ही फेरा है तो n का मान 1 रखना, फिर यही मिल जाएगा। क्लियर है? तो पहला जो इनका फैराडे का नियम था वो क्या था? आपको सिर्फ इतना बोलना है, जब किसी परिपथ से बद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। बात समझ में आ रही है? और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी तक परिपथ में विद्यमान रहता है या प्रेरित रहता है जब तक फ्लक्स के मान में परिवर्तन। ये प्रथम नियम। द्वितीय नियम कोई पूछे तो आप बताओगे जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ था ना, उसी के बारे में बात हो रही। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण उस परिपथ से बद्ध फ्लक्स के मान में समय के साथ परिवर्तन की दर के बराबर। ये हो गया दूसरा नियम, गणितीय रूप हो गया। बाकी सारी चीज मैंने समझाई थी, यही नियम यहाँ पर लिखा हुआ है, आप समझना। ये क्या है? फर्स्ट लॉ, ये समझना बेटा। ये द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या है बेटा? प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन की दर के बराबर। वही चीज तो है, गणितीय रूप में आपको समझ में आ रहा होगा। ये फ्लक्स में परिवर्तन है और इतने समय में हुआ है। माइनस का चिन्ह मैंने बता दिया, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। किसका बेटा? फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। कोई डाउट? ठीक है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तब E बराबर n से गुणा करा दिए इसे। बात समझ में आ रही है? और इसे न्यूमैन का नियम भी, ठीक है। ओके, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या आपको यहां पर समझा दी है। n5 क्या होगा? कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज इन कॉइल। बात समझ में आ रही है? अच्छा, जहां पे n क्या होगा? कुंडली में फेरों की संख्या। एक एक चीज मैंने लिख दी है, क्लियर है। और 5V क्या होगा? प्रत्येक फेरे से बद्ध फ्लक्स। अच्छा, इसका मात्रक भी होता है। 5V का मात्रक क्या होता है? वेबर। और इसको टर्न बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, नंबर ऑफ टर्न, फेरों की संख्या, इसलिए इसको लिख दिया गया टर्न। तो वेबर टर्न। कोई डाउट नहीं? ठीक है। आपने सीखा क्या क्या? आपने सीखा फैराडे का प्रथम नियम, जो कि आप पहले से जानते हो। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम में क्या है? जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसका मान कितना होगा, ये भी बताया गया। अब आप यहां से बता सकते हो, जैसे एक एग्जांपल लें अगर हम कि 5 का मान जो है किसी कुंडली से बद्ध जो है या किसी परिपथ से बद्ध जो है, 5 की वैल्यू कितनी है? 2 वेबर। कितना है बेटा? मान लो डेल्टा टी समय लगा आपको, कितना बेटा? डेल्टा टी समय में आपने बदल दिया इसको, 5 कर दिया। डेल्टा टी की वैल्यू मान लेना कुछ 2 सेकंड या ऐसे करके, और 5 की वैल्यू भी कुछ मान लो आप 26 वेबर ऐसे मान लिए। बात समझ में आ रही है? ये हो गया। अब आप बताओ उस परिपथ में, जिस परिपथ में पहले फ्लक्स कितना था 5, डेल्टा टी समय में कितना हो गया 5, उसमें कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ होगा? आराम से इसे बता सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे? डेल्टा 5V, यानी फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ। कितना हुआ बेटा आप बताओ? 24 हुआ। आप बताओगे 5 ध्यान देना यहां पर, हाँ बेटा, डेल्टा 5V, तो डेल्टा 5V कितना होगा? 5 माइनस बराबर 24, 26 माइनस 2 करोगे, और डेल्टा टी दिया ही है 2 सेकंड, इसलिए आपसे अगर पूछा जाए कितना विद्युत वाहक बल जनरेट होगा, तो E = 24/2, काटोगे कितना आएगा? 12। इतना विद्युत वाहक बल आपका जनरेट हो जाएगा। समझ में तो आ रहा है? तो इससे हम लोग ये कैलकुलेट कर पाएंगे। और क्या बेटा? माइनस का चिन्ह मैंने बता दिया, केवल उसका काम क्या है? वो केवल दिशा प्रदर्शित कर रहा है।
बात समझ में आ रही है। और हम किसकी बात कर रहे हैं, परिमाण की बात कर रहे हैं कि कितना उत्पन्न होगा। तो दिशा तो आप जानते ही हो कि जिसके कारण वो उत्पन्न होगा उसी का विरोध करेगा। तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ, फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करेगा। बात समझ में आ रही है, ये प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अब ओके। हाँ, और एक चीज आप समझ लिए, ये कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिका की संख्या क्या होती है। जब आप विद्युत वाहक बल जान गए और अगर परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा भी तो उत्पन्न होगी, उसका मान कितना होगा हम लोग देख ले रहे हैं। और उसमें प्रेरित आवेश भी आएगा, प्रेरित आवेश का मान कितना होगा वो भी हम लोग देखेंगे। इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इस टाइप का आपके बोर्ड में न्यूमेरिकल आ चुका है। बात समझ में आ रही है। इतना पढ़ा के हम छोड़ दे रहे हैं और एक ही स्टेप करना है आपको, और वही नहीं कर पाओगे, कहोगे प्रेरित धारा के बारे में तो बता ही नहीं गया, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, तो उसको आप देख लीजिए कि कैसे कैलकुलेट करोगे, और बहुत ही आसान है। इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा हम सभी जानते हैं बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं। परिपथ समीकरण I बराबर क्या होता था, कुल विद्युत वाहक बल, यही तो होता था, बटे कुल प्रतिरोध। अब जो आपका परिपथ है उसमें कोई बैटरी तो लगी नहीं, तो इसलिए आंतरिक प्रतिरोध नहीं। अब आपको कुल विद्युत वाहक बल लेना है जो कि प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, क्योंकि उसके कारण धारा ज्ञात कर रहे हो ना, प्रेरित धारा, और परिपथ का कुल प्रतिरोध तो बाह्य प्रतिरोध होगा, है ना। तो आप बताओगे प्रेरित धारा I इज इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल E, यही तो होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल, और बटे R क्या होगा, परिपथ का प्रतिरोध। ठीक है ना। E की वैल्यू तो हम सभी जानते हैं, E इज इक्वल टू माइनस n, माइनस रहने देते हैं, परिमाण लिखो बेटा, n डेल्टा 5V अपॉन डेल्टा T, वैल्यू पुट कर दो। तो इसकी जगह पर लिखेंगे n इंटू डेल्टा 5V अपॉन डेल्टा T, और बटे R करोगे, R का गुणा आकर डेल्टा T में ही होगा, तो इसको यहाँ पर लिख लो ऐसे। कोई डाउट, ये होगा आपका प्रेरित धारा। हो तो गया, इतना ही काम करना है आपको एग्जाम में, ठीक है ना। ओके, अच्छा अभी इसमें एक लॉजिक है। आपने देखा कि विद्युत वाहक बल परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, आप दिखाओ इसके व्यंजक में कहीं पर भी, इसके सूत्र में कहीं R है, तो वो परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता कि उस परिपथ का प्रतिरोध कितना है। ये बात आपको समझनी, क्लियर है। लेकिन टाइम पर निर्भर जरूर करता है, कितने समय में परिवर्तन हो रहा है। ओके, यहाँ पर देखने वाली बात है, जो प्रेरित धारा होगी वो परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करेगी, क्लियर है, और समय पर भी निर्भर कर रही। चलो आवेश देख लेते हैं बेटा, ये भी पूछा गया है, मतलब ये अलग से नहीं पूछा गया, इस पर न्यूमेरिकल पूछा गया। बात समझ में आ रही है। ओके, तो इंड्यूस्ड चार्ज, प्रेरित आवेश का मान कितना होगा, हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेटा डेल्टा टी समय के लिए। सपोज करो डेल्टा टी समय में कितना प्रेरित आवेश उत्पन्न होगा, हम लोगों ने मान लिया Q, ठीक है, और कैलकुलेट करते हैं। तो Q बराबर I इंटू टी होता है। कौन सा आवेश आप प्राप्त करने वाले हो, प्रेरित आवेश, तो धारा कौन सा लोगे, प्रेरित धारा, और कितने समय के लिए, डेल्टा टी समय के लिए। हालांकि ये टाइम पर निर्भर ही नहीं करेगा। चलो I की वैल्यू यहां से उठाकर रखो, n अपॉन R इंटू डेल्टा 5V अपॉन डेल्टा और इंटू डेल्टा ये, तो आपका जो चार्ज मिला n बाई R इंटू डेल्टा 5V के बराबर। बताओ बेटा, आपको प्रेरित धारा कैलकुलेट करना समझ में आया, और प्रेरित आवेश ये भी परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर कर रहा है, लेकिन समय पर निर्भर नहीं कर रहा है कि कितने समय में कितना फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। ये केवल इस बात पर निर्भर कर रहा है कि फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो ये उत्पन्न हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और n बाई आर इंटू डेल्टा 5V के बराबर। कोई डाउट नहीं। तो आज आप क्या क्या पढ़े, फैराडे के नियम। कौन कौन से नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। ये प्रथम नियम पढ़ लिए और ये द्वितीय नियम पढ़ लिए। कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ थियरी में हम लोग फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या समझ लिए और समझ लिए कि कितना प्रेरित धारा उत्पन्न होगा और कितना प्रेरित आवेश होगा।
अगर कहीं पे किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछो, नहीं है तो क्लास खत्म।